नेताजी का चश्मा, जिसमें हालदार साहब पान वाले से बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहता है कि जब वो पूछते हैं कि क्या कैप्टन कोई फौजी है या नेताजी का कोई पुराना साथी है, तो वो कहता है कि अरे वो पागल किया जाएगा फौज में। तो ये सब बातें हो रही थी, तो वो कहता है कि देखिए वो आ रहा है पीछे, उसी से आप बात कर लीजिए और उसका कहीं फ़ोटो वोटो छपवा दीजिए। पान वाला कहता है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फेरी वाले होते हैं, जो चश्मा बेचते हैं फेरी लगा करके, वो एक बांस रखते हैं, एक डंडा सा रखते हैं, जैसे बांसुरी वाले उसमें बांसुरी खोस करके रखते हैं, वैसे ही वो चश्मे लटकाए होते हैं और जहाँ जगह मिल गया वहाँ खड़े होकर के वो बेचने लगते हैं, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ लोगों का आवागमन होता होगा। तो वैसे ही वो एक मरियल सा बूढ़ा आदमी था जो लंगड़ा कर चल रहा था और एक गली से निकला था। उसके एक हाथ में एक संदूकची थी, एक छोटा सा बक्सा था और हाथ में वही डंडा था जिसमें चश्मे लटके हुए थे। एक दुकान जो बंद थी उसके सहारे उसने उसको खड़ा किया और वहीं रुक गया। सिर पर उसके गांधी टोपी थी और आंखों पर काला चश्मा। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। हालदार साहब को आश्चर्य हुआ कि इसकी दुकान भी नहीं है, ये फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। उसने कह दिया था कि आप उससे ही बात करेंगे। इसका मतलब हुआ कि पान वाला इनसे और बात उस बारे में नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। इधर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, इनको आगे काम भी थी, तो ये अपने काम से फिर वहाँ से निकल गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, जिसको हम लोग गॉगल भी कहते हैं। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। अगले 2 साल तक ये देखते रहे हालदार साहब। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब वो जो होता था, वो उस धूल भरी यात्रा में, वो एक अच्छी सड़क नहीं थी तो उसमें धूल वगैरह उड़ता रहता था, तो उस धूल भरी यात्रा में उनको एक कौतुक का क्षण, एक मनोरंजन और एक उत्साह का क्षण देता था। वो जो दृश्य था जो बदलता रहता था, तो एक उनके मन में हमेशा उत्सुकता होती कि आज कौन सा चश्मा लगाए होंगे नेताजी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? कई बार उधर से गुजरे तो देखा कोई चश्मा नहीं है। तो एक दिन फिर उन्होंने पूछ लिया कि क्यों भाई, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर आज चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। वही पान वाला जिसने कभी मजाक उड़ाया था, बोला था अरे वो पागल किया जाएगा, फौज में लग रहा है। वही पान वाला आज उदास हो रहा है। क्यों उदास हो गया? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, जैसा कि वो हमेशा करता था, सिर झुकाकर पीछे मुड़ करके पान की पीठ वो थूकता था। उसने पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। वो उदास था, वो भावुक था। ये बोलते हुए उसकी आंखें भीग गई और उसने पहले सिर झुकाकर धोती की कोर से अपनी आंखें पोंछी और फिर धीरे से बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाया हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। हालदार साहब को भी एक झटका सा लगा कि कैप्टन मर गया। अचानक उन्होंने सुना कि कैप्टन मर गया।
उनकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य उस समय गुजरे होंगे जो उन्होंने पहले देखा था। बदलते हुए चश्मे, वो बूढ़ा कमज़ोर सा आदमी जो चश्मे बेचता था, उसकी भावनाएं कि कैसी भावना उन्हीं कैसी भावना उसके अंदर रही होगी कि वो चश्मों की फेरी लगाते हुए और नेताजी का ध्यान रख रहा है। तो ये सब बातें उनके दिमाग में उस समय आई होंगी। उसके बाद उन्होंने यह भी देखा कि पान वाला भी दुखी हो गया। पान वाला जो था, जिसने उसका मजाक उड़ाया था और बड़े हल्के ढंग से कहा था, वह भी उदास था और दुखी था, भावुक था, उसकी आंखें नम हो आई थी। तो इस माहौल ने उनको और दुखी किया और वो वहाँ कुछ और नहीं बोल पाए और सीधा चल पड़े। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। अब यहाँ उन्होंने जो कहा कि बार बार सोचते, तो वो सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का, उस वर्ग का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो उनका तो मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं, जिन्होंने देश पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी घर गृहस्थी सब कुछ होम कर दिया। होम कर देना मतलब हवन कर दिया, आहूत कर दिया, आहुति दे दी। आहूत का मतलब तो दूसरा होता है, आहुति दे दी। तो उस पर तो लोग हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। मतलब खुद के स्वार्थ के लिए अगर थोड़ा सा भी लाभ कहीं उनको दिख जाए तो वो अपना ज़मीर बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं और दूसरों पर हंसते हैं। किन पर हंसते हैं? जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उन पर हंसते हैं। तो उस कौम का क्या होगा, उस वर्ग का क्या होगा, ऐसा सोचने वालों का क्या होगा, ये नेताजी सोचकर दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य है, अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर वह चश्मा नहीं, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया। 15 दिन बाद जब उधर जा रहे थे तो उनके दिमाग में यह बात आई कि उस कस्बे की हृदय स्थली, यानी जो उसका मुख्य जगह है, मुख्य चौराहा है, हृदय जैसे हमारे शरीर का मुख्य भाग है, वैसे ही हर शहर या हर जगह की हृदय स्थली होती है जो वहाँ के लिए सबसे मुख्य होती है। तो उन्होंने सोचा कि उस जगह पर मूर्ति तो अवश्य होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा नेताजी की। क्यों? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है जिसने मूर्ति बनाई, और उसके बाद जो लगाता था चश्मा वो कैप्टन मर चुका है। यह सोचते हुए वो जा रहे थे। आज फिर उन्होंने सोचा कि वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे तक नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लिया। क्योंकि वो दुखी थे तो उन्होंने ड्राइवर को कह दिया कि आज वहाँ नहीं रुकेंगे, आज काम ज़्यादा है। अपने दुख को ड्राइवर के सामने नहीं व्यक्त कर रहे थे, उसको सीधा बोल दिया कि आगे आज ज़्यादा काम है तो आगे कहीं हम लोग पान खा लेंगे, तो आज यहाँ नहीं रुकेंगे। तो ऐसा कहकर वो बढ़ रहे थे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठी। होता क्या है कि आपकी दिनचर्या में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो कई बार आपके सोचे बिना हो जाती हैं। आप स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो आप कई बार बिना सोचे भी आपकी साइकिल का हैंडल अपने आप स्कूल, आप कहीं और भी जा रहे होंगे, अगर दिगंबरा की तरफ से आकर रेपुरा जाना है आपको किसी काम से, तो आपकी आदत है रोज स्कूल की तरफ मुड़ने का, तो आप बीच में हो सकता है घुमा दे सकते हैं। फिर आपको ध्यान में कि नहीं, अरे स्कूल तो नहीं आना था, आज तो पूरा जाना था। तो ये जो आदत होती है प्रतिदिन की, उसके हिसाब से हमारा शरीर अपने आप हरकतें कर लेता है। तो उसी तरह से आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। वहाँ आते ही उनकी आदत थी रोज देखने की। तो उस दिन भी जैसे ही वो चौराहे पर आए, मूर्ति की तरफ उनकी आंखें उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा वहाँ कि वो चीखे। रोको, जीप स्पीड में थी, क्योंकि ड्राइवर को तो पता था कि यहाँ रुकना नहीं है, आगे कहीं रुकेंगे, तो वो स्पीड में गुजर रहा था वहाँ से। तो जीप स्पीड में थी
ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जीप जो तेजी में थी उसने अचानक ब्रेक मारा तो उसमें से आवाजें आई होगी, चक्का घिसटा होगा। तो आसपास के लोग देखने लगे कि क्या हुआ, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा। लेकिन इधर जीप के रुकते रुकते जब तक वो पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि हवलदार साहब उसमें से कूद गए और सीधा मूर्ति के पास पहुंचे और वहां जाकर ऐसे अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान की तरह। क्यों खड़े हो गए? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ जैसा बच्चे बना हुआ। यही उन्होंने देखा था जीप से चलते हुए कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। तो कैप्टन तो मर गया। लेकिन वो चश्मा कैसा था? तो वो सरकंडे का बना हुआ था। सरकंडा क्या होता है? अपने यहाँ इकरी होता है, जैसे जो झोपड़ी वगैरह बनाया जाता है उसका, उसकी दीवारें बनाई जाती है, उसके छप्पर में भी लगाया जाता है। तो उसी का थोड़ा और मोटा वैरायटी होता है सरकंडा। पहले के समय में लोग उसके कलम से लिखा करते थे, उसको काड़ा बोलते हैं। तो उसकी जो डंठल होती है, उसका जो स्टेम होता है, उसको छील करके उसका कलम के रूप में इस्तेमाल होता है। वो थोड़ा मोटा होता है, लचीला होता है, मतलब बेंत से पतला, और अपने यहाँ जो इकरी है उससे थोड़ा मोटा होता है। तो उससे बना हुआ चश्मा था। उसी के डंठल को मोड़ मोड़ के चश्मा बना के उसमें पहनाया हुआ था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। उसको देखते ही उनके दिमाग में आया ये किसी बच्चे ने किया, क्योंकि ये काम बच्चे ही करते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब ये सरकंडे का चश्मा देखकर वो भावुक हो गए। वहाँ टेंशन में खड़े हैं और सोच रहे हैं अब क्या क्या बातें उनके दिमाग में आई होगी जो वो भावुक हो। यह सोच रहे हैं कि सरकंडे का चश्मा एक साधारण सी बात है, कोई बच्चा खेलते खेलते बना के जाके पहना आया हो। लेकिन हवलदार साहब इसको किस रूप में ले रहे और वो भावुक हो गए। भावुक इसलिए हो गए कि उनको उनके मन में जो निराशा घर कर गई थी कि नेताजी के चश्मा पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन तो मर चुका है। अब कौन चश्मा लगाए? अब कौन इस बात का ध्यान रखेगा कि हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी है और वो अधूरी है, उस पर चश्मा नहीं है। इस बात का ध्यान कौन रखे? इससे वो निराश हो चले थे। उनका मन दुखी हो गया था कि बाकी जो लोग हैं यहाँ, जो सक्षम हैं, जो संभ्रांत हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, उसमें से कोई भी उसकी यह जहमत नहीं उठाने वाला था कि नेताजी की मूर्ति पर जाकर चश्मा लगा दें। तो उनके मन में निराशा घर कर चुकी थी। वो इस बात से उदास हो चुके थे और उन्होंने सोचा भी था कि क्या होगा उस कौम का जो देश पर सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों पर हंसती है और खुद के जीतने का मौका तलाशती है। तो ऐसी कौम के बीच में से चश्मा कौन लगाएगा? चश्मा तो वो लगाता था जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसके पास पैसा नहीं था, जो रोज़ चश्मे बेचता था तब उसके खाने का जुगाड़ होता था। वो इस बात का ध्यान रखता था। इसीलिए लोग शायद उसको कैप्टन कहने लगे होंगे। उनका नेताजी के प्रति प्रेम देखकर, नेताजी आज़ाद हिंद फौज के कमांडर थे तो उनके साथ वाले कैप्टन कहलाते थे लोग। तो लोगों ने ऐसे जोड़ लिया होगा कि ये नेताजी का ध्यान रखता है तो इसको कैप्टन कहने लगे। तो वो कैप्टन जो कि खुद निरीह था, असहाय था, वो इतना बड़ा सोचता था ये हमारे देश पर कुर्बान होने वाले व्यक्ति हैं, इनकी मूर्ति अधूरी नहीं रहनी चाहिए और नियम से चश्मा लगा दिया। वो तो मर गए। और ये सामर्थ्यवान लोग जो दुकान चलाते हैं, जो व्यवसायी हैं, जिनके पक्के घर हैं, ये इस बात को कभी नहीं सोचते। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने देखा कि बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया तो उनके मन में एक आशा जगी, एक उत्साह का संचार हुआ और ये खुशी और दुख से के एक साथ मिलने से निकलने वाली भावुकता थी जिसने उनकी आंखें नम कर दी और वो भावुक हो गए। उनके मन में एक आशा जगी, एक उत्साह जगा कि नहीं, हमारा देश अभी जिंदा है, यहाँ के बच्चे देशभक्ति सीख रहे हैं। उन्होंने कैप्टन से यह सीखा कि यह किसी महान व्यक्ति की मूर्ति है
सस्ता अधूरा रहना ठीक नहीं है, इसके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए किसी बच्चे ने सरगंडे का चश्मा बनाकर वहाँ लगा दिया। यह उनके लिए एक खुशी की बात थी, एक आशा की बात थी, उनके मन में उत्साह जगाने वाली बात, इसीलिए हवलदार साहब वहाँ भावुक हो। तो इस तरह से ये पाठ खत्म हुआ, हमने पढ़ लिया। जो बातें हमने इसमें की, सबसे पहले तो हमने बातें की कि देशभक्ति, देश प्रेम और देश क्या होता है। तो देश सिर्फ सीमाओं से बंधे भूभाग को नहीं कहते। देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों, उसकी भौगोलिक बनावट, उसमें बहने वाली नदियाँ, उसमें जो पहाड़ हैं, उसमें जो हरियाली है, उसमें जो जीव जंतु रहते हैं, यह सब मिला करके एक देश बनता है। सिर्फ सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते। देश प्रेम क्या है? इन चीज़ों से जो हमारा प्रेम होता है, इनके साथ रहते रहते जो इनसे हमारा लगाव होता है, वही देश प्रेम। देश प्रेम से यह नहीं है कि सीमा पर बंदूक लेकर के हम खड़े हैं और दुश्मन को मारते हुए, लड़ते हुए हम अपनी शहादत दे देते हैं। सिर्फ वो देश प्रेम नहीं है, वो तो देश प्रेम या देशभक्ति का एक छोटा सा भाग है। बड़ा जो भाग है वो देश के भीतर होता है। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, हम भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, हम देश की समृद्धि में अपना योगदान देते हैं, हम समाज के उत्थान के लिए कुछ करते हैं, यही सच्चा देशभक्ति। तो हर व्यक्ति, आम जनता कहीं ना कहीं से योगदान दे सकता है देश की समृद्धि में, या दे रहा है। तो इस तरह से वो सभी देशभक्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा कि सिर्फ हिसाब किताब करके हम देश के बारे में नहीं जान सकते हैं, यह उसकी आर्थिक स्थिति का एक आकलन हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं यहाँ क्या कष्ट है, किसान के घर के भीतर क्या हो रहा है, किसान क्या तकलीफ़ें उठा रहा है, आम आदमी क्या तकलीफ़ें उठा रहा है, इसके लिए उनके बीच हम नहीं जाएंगे, तो कहीं कोट पैंट पहन के कंप्यूटर पर बैठ के हम एक आंकड़ा बना देंगे, तो ये देशभक्ति नहीं है, देश से हमारा प्रेम नहीं है। देश से हमारा प्रेम तब होगा जब हम कहीं बाहर रहें तो अपने आसपास के नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, पत्थर, जमीन सबको याद करके आंसू आएंगे, तब हमारा देश से प्रेम माना जाएगा। हमें वो दुखी करेगा, हमें वो विचलित करेगा, मेरा वो छूट गया है, तब ये देश प्रेम माना जाएगा। तो इस तरह की बातें इसमें हुई हमारे बीच। आप लोग इसको फिर से पढ़िएगा, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है उसको भी पढ़िएगा। वो छोटा सा है लेकिन उसमें बहुत बातें कही गई हैं। आपको कभी निबंध लिखना हुआ तो आप सहारा ले सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बढ़िया निबंधकार शायद ही किसी को कहा जाता है। वो उच्चतम दर्जे के निबंधकार, आलोचक हुए हैं। तो इनको पढ़िएगा, और जो शुरू में दिया हुआ है, जो स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है पाठ के बारे में, उसको पढ़िएगा, पाठ को पढ़िएगा, और इसको इस तरीके से सोचिएगा कि ये बातें हमारे बीच कहाँ दिखाई देती हैं। आप अपने आसपास देखिएगा कि कौन मजाक उड़ाता है अच्छे काम करने वालों का और कौन अच्छे काम करता है, आपको दिख जाएंगे। जितने भी तरह के लोगों की बात हुई है वो आपको अपने बीच दिख जाएंगे, अपने आसपास दिख जाएंगे। तो उनको इस नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपकी जो बौद्धिक संपदा है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो और बढ़ेगी, बढ़ी होगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे।